Welcome to VS Educational Place BPSC 142 by SV Crazy Hacks। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। गाइस, हमारी 6th इकाई रहेगी रूस के प्रति भारत की नीति। गाइस, इसमें एक ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है सोवियत काल के बाद रूस के साथ भारत के संबंध कैसे रहे। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि भविष्य के लिए भारत की चिंताएं क्या रहेंगी रूस को लेके, और रूस के साथ कैसे संबंधों की संभावना है। आइए गाइस, जान लेते हैं इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में। रूस के साथ भारत के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में विशिष्ट माने जाते हैं। सरकारों या किसी भी देश के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में चेंज होने के बाद भी इन संबंधों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, जो कि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति घरेलू आम सहमति रखने वाले इन दो बड़े देशों के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा देश होगा। दोनों देशों के बीच विश्वास देखा जा सकता है। इन सब से भी ऊपर अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक लोकप्रिय धारणा बनाए रखते हैं। हमेशा समान सुरक्षा चिंताएं होती हैं। आतंकवाद को लेकर दोनों की एक दृष्टिकोण है, दोनों आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करते रहते हैं। रूस भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना समर्थन लगातार करता रहता है। दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र की केंद्रता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कानून के शासन के आधार पर एक बहुध्रुवीय व्यवस्था का आह्वान करते हैं। अब आते हैं कि ये जो रूस के साथ संबंध है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, भारत पर समाजवाद और सोवियत संघ का प्रभाव क्या रहा, जान लेते हैं गाइस। रूस के साथ भारत के संबंधों को आमतौर पर ऐतिहासिक, विशेष, करीब और मित्रत्व के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि शुरू से ही भारत के रूस के साथ दोस्ती वाले संबंध रहे हैं। समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों तथा सोवियत मंडल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई नेताओं को प्रेरित किया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। 1970 की सोवियत क्रांति के बाद लेनिन यूरोप के भीतर अल्पसंख्यकों और उपनिवेशिक लोगों के आत्मनिर्णय के आधार के समर्थन में सामने आए थे। इसके साथ ही विश्व की पहली समाजवादी क्रांति थी, जिसमें कई राष्ट्र मुक्त आंदोलन के एजेंडों का विस्तार हुआ था। इसका लक्ष्य न केवल औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति थी, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की गति को भी तय करना था। भारत कोई अपवाद नहीं था। समाजवादी विचारों के प्रभाव में अनेक राजनीतिक दलों और समूहों का गठन हुआ, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन अधिसेना का गठन इस प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। सोवियत समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण में राज्य नियोजन की प्रणाली से भी प्रभावित थे। मैक्सिको में 1927 की यात्रा के बाद नेहरू ने ऑल द वर्ल्ड इज वॉचिंग रसिया, सेम विद फेयर एंड हेट्रेड एंड अदर विद पेनेट होप एंड लॉन्गिंग टू फॉलो यूरोप पाथ शीर्षक के नाम मोनोग्राफ लिखा। 1933 में लेखों की एक श्रृंखला में नेहरू ने समझाया कि पूंजीवाद पुराना हो चुका है, भविष्य समाजवाद का है। सोवियत संघ में हो रहे विकास के बारे में जनता और कुलीन वर्ग के लोग एक समान पुरानुभूतिपूर्वक सकारात्मक थे, जिसके कारण भूमि विस्तारण, श्रमिक सहकारी समितियां और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और भारी औद्योगिकरण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक अधिकार इत्यादि को बढ़ावा मिला। बहुत उत्साह के साथ समानता, समतावाद और सामाजिक न्याय के समाजवादी लोकचार को आत्मसात किया। उपनिवेशवादी शोषण और समाजवादी वार्ष्णव से पीड़ित उपनिवेशों और लोगों के लिए सोवियत संघ विकास
के वैकल्पिक मॉडल के रूप में सामने आया। भारत सोवियत संबंध प्रारंभिक चरण कैसा रहा? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सोवियत समाजवादी विकास मॉडल के प्रति पूर्वानुभूत समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण था। शीत युद्ध का समय था जब दो शक्तियां गुट संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के नेतृत्व में बटा था। अमेरिका ने सोवियत समाजवादी गुट की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उत्तर अंटार्कटिका संधि गठन जैसे कई सैन्य गठबंधनों की शुरुआत की। सोवियत काल के बाद रूस के साथ भारत के संबंध। गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना है। सोवियत का विघटन भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सुरक्षा और व्यापार सुविधा क्षेत्र एक तरह से लुप्त ही हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। 1971 की संधि के तहत मिलने वाली सैन्य सुरक्षा भी समाप्त हो गई थी। रुपया रूबल का व्यापार भी समाप्त हो गया था। 1991 तक आर्थिक विकास में भारतीय मॉडल, जिसने भारी राज्य विनियमन एवं उसके लाइसेंस और परमिट राज के तहत काम किया था, हठात उजागर हो गया था। जब 10 के पास 2 सप्ताह से अधिक अवधि की आवश्यकता आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, भारत ने 46 टन सोने के भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड को कुछ 405 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बदले में गिरवी रखा ताकि विदेशी ऋण के भुगतान में साख बचाया जा सके। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत को आर्थिक उदारीकरण की राह पर लाकर खड़ा किया। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की दुनिया एक अलग दुनिया थी। पुरानी धारणाएं और मान्यताओं को विराम मिला। विघटित सोवियत संघ के बने रूस अब बोरिस येल्त्सिन के अधीन था और अनगिनत आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त था। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों की स्थिति की तुलना में रूस एक बीमार व्यक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। भारत और रूस ने 1971 की शांति मित्रता सहयोग की संधि यानी कि सोवियत संधि की जगह पे मित्रता और सहयोग की नई संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पिछली संधि की सुरक्षा विनायक उपखंड को हटा दिया गया था। दोनों देशों ने ऋण और रुपये रूबल विनिमय दरों से संबंधित विवादास्पद मुद्दों को हल करने का निर्णय लिया। सैन्य क्षेत्र में सहयोग पर एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। रूस ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद भी भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की आपूर्ति करने की पुष्टि की। 1994 में भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मॉस्को का दौरा किया। आक्रामक राष्ट्रवाद, धार्मिक उग्रवाद और अलगाववाद के खतरे के खिलाफ बहुजातीय राष्ट्रों के हित की रक्षा पर अद्वितीय मॉस्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मार्च 1997 में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने रूस की यात्रा की और सैन्य सहयोग संबंधी पर महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए। 1988 में समझौतों को पुनर्जीवित करते हुए सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो गए कि भारत को 2 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की आपूर्ति करेगा रूस। 1996 में रूसी विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव और 1998 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर भारत ने रूस में नए सिरे से अपनी रुचि दिखाई। दिसंबर 1998 में उनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रूसी भारतीय के विकास पर एक संयुक्त दस्तावेजों पर विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2010 में व्यापार के साथ आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग सहित सैन्य तकनीकी सहयोग पर कार्यक्रम तय किए गए। इस यात्रा को मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली रणनीतिक त्रिकोण के प्रस्ताव का नाम दिया गया। भारत रूस संबंधों में अगला मील का पत्थर अक्टूबर 2000
में रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा थी। दोनों देशों ने सभी राज्यों और लोगों की संप्रभुता समानता पर आधारित बहुध्रुवीय वैश्विक संरचना के लिए समर्थन व्यक्त किया। यात्रा के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर कार्यक्रम और सैन्य और तकनीकी सहयोग पर रूस भारतीय अंतर सरकारी आयोग पर हस्ताक्षर किए गए। 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मॉस्को की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दिसंबर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप दो मुख्य पहल हुई: सामरिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के संबंधी दिल्ली घोषणा और आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को मजबूत करना और बढ़ने पर संयुक्त घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बदलते विश्व परिदृश्य में भारत और रूस की दोस्ती को एक स्थिर शक्ति के रूप में वर्णित किया और कहा कि भारत रूस संबंधों के मामले में आसमान सीमा है। जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में विजय दिवस की 60वीं गांठवर्ष समारोह में भाग लिया, वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने 2007 के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में भारत आए। पुतिन ने 15 से 16 अक्टूबर 2016 तक गोवा के ब्रिक्स समूह के 70वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और भारतीय प्रधानमंत्री ने सम्मानित अतिथि के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए जून 2017 में रूस का दौरा किया। निस्संदेह यह कह सकते हैं कि कई वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों में दोनों देशों की स्थिति व्यापक रूप से समान है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामान्य हित, समानता, आपसी सम्मान और देशों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के आधार पर एक बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली का पक्षधर हैं। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं ताकि विश्व निकाय वर्तमान दुनिया की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत काल के बाद भारत रूस संबंधों का सारांश लिखें या फिर चर्चा करें। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत रूस समन्वय भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की अवधारणा और व्यवहार पर आधारित थी। इसने भारत को शांति और सुरक्षा के वैश्विक मामलों पर एक स्वतंत्र स्थिति रखने की स्वतंत्रता दी और विकासशील देशों की आवाज़ बुलंद करने की ताकत भी दी, जो दो महाशक्तियों के बीच सहज वैचारिक युद्ध के बजाय नव उपनिवेशवाद और उनके निरंतर आर्थिक पिछड़ापन के खतरे से अधिक चिंतित थे। भारत की स्वतंत्रता गुटनिरपेक्षता स्थिति 1950 और 1960 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में उनके मतदान व्यवहार में परिलक्षित होती रही। 1917 की भारत सोवियत संधि के उपरांत कोई भी भारतीय विदेश नीति का सुझाव सोवियत संघ की ओर देख सकता था। सोवियत काल के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका की तुलना में भारत और रूसी संघ के मध्य सहजता अधिक थी। इसके पीछे मुख्य वजह थी कि दोनों आर्थिक रूप से विकासशील राष्ट्र होने के नाते वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर समान रुचि और दृष्टिकोण रखते थे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में कई समान विचार साझा करते थे।
परंपरागत रूप से सोवियत संघ और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे का परामर्श लेते हुए एक दूसरे का समर्थन किया। सोवियत संघ ने कश्मीर, गोवा मुक्ति और बांग्लादेश युद्ध में भारत का समर्थन किया। इस तरह सोवियत संघ का भारत को समर्थन मिलता रहा और भारत समर्थन करता रहा। 1968 में चेकोस्लोवाक हुए सोवियत हस्तक्षेप और 1980 में अफ़गानिस्तानी सोवियत सैन्य हस्तक्षेप जैसे मुद्दों में भारत ने समर्थन दिया और इसके खिलाफ मतदान करने से परहेज किया। रूस ने भारत को सामरिक और सुरक्षा चिंताओं के मुद्दे पर समर्थन देना जारी रखा। 1919 में रूस संवेदनशील को ध्यान में रखते हुए भारत ने युगोस्लाविया के गृह युद्ध में नाटो के हस्तक्षेप का विरोध किया। नाटो की कार्रवाई भी संयुक्त राष्ट्र परिषद की उच्च अधिकरण के बिना की गई थी। भारत और रूस दोनों ने 2011 में लीबिया की यूएनएससी संकल्प 1973 से अलग रहने का विकल्प चुनने के साथ भारत ने सीरिया पर यूएनएससी के रूस के खिलाफ मतदान से परहेज किया। जॉर्जिया के साथ सहयोग की संकल्प पर कार्रवाई। इसके अलावा भारत का 2014 में अनुपस्थित रहना वोटिंग के दौरान, जिसमें यूक्रेन के साथ संबंध में अमेरिका और यूरोपीय संघों को वोटिंग करनी थी। इसमें मुद्दा था रूस के साथ क्रिमिया पुनः एकीकरण को अवैध घोषित करने की मांग हुई थी। उसमें भारत ने वोटिंग नहीं की। 34वें सत्र में भारत ने म्यांमार, श्रीलंका और इजराइल पर रूस की स्थिति का समर्थन किया। भारत के लिए रूस का सामरिक महत्व। भारत रूस का समर्थन भारत को अपने प्रमुख रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सदैव प्राप्त होता आया है, जैसे कि कश्मीर और आतंकवाद पर समर्थन। विश्व के प्रमुख शक्तियों के साथ सोवियत संघ, रूसी संघ ने हमेशा कश्मीर और आतंकवाद पर भारत की स्थिति को समझते हुए समर्थन किया। कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार अपनी वोट का इस्तेमाल किया। सुरक्षा आपूर्ति। भारत अपनी 17% से भी अधिक हथियार प्रणाली और प्रौद्योगिकियों का रूस से आयात करता है। द्विथल सेना के लिए 75%, वायुसेना के लिए 80% और नौसेना के लिए 85%। रूस सोवियत संघ भारत को सस्ते आधुनिक सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद आपूर्ति करता है। इसके अलावा ईरान का परमाणु मुद्दा। 2006 और 2011 के बीच रूस ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्तावों का रूस ने समर्थन किया। भारत ने ईरान की आलोचना करने के प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया। इसके बाद आता है फ़िलिस्तीन मुद्दा। फ़िलिस्तीन मुद्दे में भारत के साथ साथ सोवियत संघ, रूसी परिसंघ ने पारंपरिक रूप से इजराइल के खिलाफ अरब राज्यों और फ़िलिस्तीन का समर्थन किया। रूस ने भी यूएनएचआरसी में फ़िलिस्तीन मुद्दे पर ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया। इसके अलावा पर्यावरण मामले में ग्रीनहाउस गैसें के प्रमुख उत्सर्जक और विकासशील देशों के रूप में भारत और रूस को वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के बारे में अपनी अपनी आपत्ति है। इसके माध्यम से ऊर्जा संबंधी कौशल और प्रौद्योगिकी को साझा कर सतत आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा है परमाणु प्रसार और निरस्त्रीकरण, जो कि दिसंबर 2014 को भारत के संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में रूस के एक प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने रूस के एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें कहा कि बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों का प्रतिस्थापन पहले नहीं होगा। पेरिस जलवायु
प्रतिबद्धताओं के अनुसार सभी देश स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने में सहमत हुए। उनकी जिम्मेदारी उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य में उत्सर्जन पर निर्भर करती है। भारत और रूस समझौते का हिस्सा है। 2005 और 2012 के बीच दोनों देशों ने GHG उत्सर्जन स्तर एक जैसा रहा। भारत और रूस कई बहुपक्षीय मंचों और ब्रिक्स, SCO और त्रिपक्षीय RIC के सदस्य हैं। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और एशिया प्रशांत आर्थिक समुदाय में सदस्यता के लिए भारत के दावों पर समर्थन करता रहा है। भारत की समसामयिक चिंताएं। भारत को रूस को लेकर कौन सी चिंताएं सताई जा रही हैं भारत और रूस के संबंधों में, आइए जान लेते हैं। चीन रूसी संबंध और पाकिस्तानी दरीद रूस समझौता। ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत को एक चिंता के विषय में दिखाई दे रहा है। रूस द्वारा क्रीमिया के विल्या और पूर्वी यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बाद यूरोप और एशिया में सुरक्षा की स्थिति में बदलाव आए। पश्चिम संबंधों के साथ अमेरिका और पश्चिम के साथ रूस के संबंधों में गिरावट ने रूस और को चीन के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर एशिया की ओर बढ़ने को प्रेरित किया। कठिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और खराब आर्थिक दशा ने रूस को चीन के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया। हथियारों की खेप चीन को आपूर्ति करवाने का इरादा है चीन का और रूस का। विशेष रूप से चिंता की बात यही है कि रूस ने न केवल हथियारों की खेप को आपूर्ति करवाने की इच्छा रखता है, बल्कि उससे संबंधित प्रायोगिक भी हस्ताक्षर करना चाहता है। दूसरा, रूस और चीन के एक साथ आने से पाकिस्तान को मदद मिल सकती है, जिससे चीन के साथ विशेष संबंध हैं। भारत रूस संबंधों की संभावनाएं जो भविष्य में आगे हो सकती हैं। वर्तमान सहित भविष्य को सहयोग में अंजाम देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा सहयोग। पूर्व सोवियत संघ ने भारत को हाइड्रो और थर्मल पावर उत्पादन के साथ साथ पेट्रोलियम और गैस उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। हाल के दिनों में हाइड्रोकार्बन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को गति मिली है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की 2020 से 20 तक 2000 मेगावाट परमाणु जनित बिजली उत्पन्न करने की योजना। और रूस एकमात्र महत्वपूर्ण परमाणु शक्ति है जिसका परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यापार मार्ग की कमी को रूस के साथ भारत की आर्थिक बातचीत में एक बड़ी बाधा माना जाता है। सितंबर 2000 में ईरान के साथ दोनों देशों ने भारत और मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक वैकल्पिक परिवहन मार्ग तलाशने के लिए उत्तर दक्षिणी गलियारे के विकास के लिए सेंट पीटर्सबर्ग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। Thank you for watching. Please guys like, subscribe and share.